भारत जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अगर व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन वहां आए हैं, इसका मतलब कि अब एक डेमोक्रेटिक देश ने उनको स्वीकार किया है। डिफेंस डील है जो S-400 को लेकर हो या फिर Su-57 को लेकर हो, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की तरफ से, ऐसा क्यों? डिफेंस हमेशा लोगों का ये विचार है कि क्योंकि डिफेंस के कुछ एजेंट्स भी होते हैं, दलाल भी होते हैं, उनमें से हमारे कुछ रिटायर्ड बड़े सीनियर फौजी ऑफिसर्स भी थे, उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, चुपचाप से करते हैं। राजकीय सम्मान के साथ जो डिनर्स होते हैं उनमें कौन लोग एलिजिबल हैं और फिर क्या इस तरह की चर्चा होनी चाहिए? जब आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि इनको ना बुलाएं तो नहीं बुलाते। ये डिसीजन जो हमने लिया है, ये सोच समझ के लिया है, वहाँ के लोगों ने कहा है, हमारे लोगों ने कहा है, राष्ट्रपति ने अप्रूव किया। बाकी अगर आपको तकलीफ है, उनको तकलीफ ये थी कि इस व्यक्ति को क्यों बुलाया जो मेरा MP है और मुझे नहीं बुलाया। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा नाराज हो गया कि पुतिन साहब इधर आए, अब बासमती चावल पे भी वो लगा रहा है टैरिफ। अब वो चाहता है कि हम F-35 खरीदें। अमेरिका के साथ हमारे संबंध कभी ऊपर कभी नीचे, यूरोप के साथ कभी ऊपर कभी नीचे, चीन के साथ नीचे और नीचे और नीचे, रूस के साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DNP इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज मेरे साथ फिर से हैं दीपक वोरा सर, देश के जाने माने फॉर्मर डिप्लोमेट। और देश और दुनिया की राजनीति और देश की विदेश नीति समझनी हो, इनसे बेहतर हमें कोई मिलता नहीं है। और इनसे बेहतर इंडिया का विजन, इंडिया का 2047 का विजन कोई और बतलाता नहीं है। दीपक सर, बहुत स्वागत है आपका फिर से DNP इंडिया पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे वचन मेरे बारे में बोले, मैं सोच रहा था किसकी तारीफ कर रहे हैं, फिर बाद में पता लगा कि अरे आप तो मेरी बात कर रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूं, मैं एक नॉन प्रॉफिट साधारण बेटा हूं अपनी माँ भारती का, और जितनी सेवा उसकी कर सकता हूं। ये मेरा पहला जन्म है भारत में। मुझे किसी स्वामी ने बताया था, उन्होंने कहा 7 जन्म रहते हैं तो अभी मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा, 6 जन्मों में मुझे भारत में वापस आना है अपनी माँ की सेवा करने के लिए। दीपक सर, आज आपको बुलाया इसलिए है कि दरअसल हम लोग ये समझना चाह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें, एक तो पुतिन साहब आके गए, इसमें बहुत सारी बात हुई, न्यूक्लियर प्लांट्स की बात हुई, लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा थी, मतलब हमारे यहाँ तो लोग बम बारूद हथियार ज़्यादा समझते हैं ना, मतलब थोड़ा उसमें नंबर है, भौकाल है, टेलीविज़न मीडिया के लिहाज से दिखाने के लिए, व्यूअर के लिए बड़ा अच्छा है। और ये वो मौसम है जब ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान और चिकन नेक बांग्लादेश बॉर्डर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो डिफेंस डील है जो S-400 को लेकर हो या फिर Su-57 को लेकर हो, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की तरफ से, ऐसा क्यों? आप इसमें क्या देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। आपको याद होगा कि हमने कुछ साल पहले कुछ बंदूकें खरीदी थी स्वीडन से, उनको बोफोर्स कहते थे। कितना बड़ा बवाल हुआ था और उस समय की मौजूदा सरकार हिल गई थी। उसके बाद जब हमने राफाल खरीदे थे फ्रांस से, तब भी आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार है, ये है वो। तो मेरा मानना है कि अब हम ये बात सीख गए हैं। डिफेंस डील जरूर हुई है, मेरे पास इजाजत नहीं है कि वो आपसे डिफेंस डील्स उनके साथ हुई हैं। और डिफेंस के अतिरिक्त जो बाकी क्षेत्र हैं उनके बारे में हमने बातचीत की। एक तो न्यूक्लियर एनर्जी है, एक स्पेस कोऑपरेशन है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है। ये चीजें हैं जिसके बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन डिफेंस हमेशा लोगों का ये विचार है कि क्योंकि डिफेंस के कुछ एजेंट्स भी होते हैं, दलाल भी होते हैं, उनमें से हमारे कुछ रिटायर्ड बड़े सीनियर फौजी ऑफिसर्स भी थे, उनको भी बहुत तकलीफ हुई थी, तो इसीलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, चुपचाप से करते हैं। हम टीवी चैनल पर बैठ के या मेगाफोन लेके या ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं कहते जी ये डील कर लिए। किस बात के लिए बताएं किसी को, खासतौर से जो देश हमको पसंद नहीं करते उनको क्यों बताएं हमने क्या क्या खरीदा। अगर पता करना चाहते हो जाके रूस से पूछेगा। तो ये चीजें हम चुपचाप से करते हैं। आजकल कितनी चर्चा हो रही है कि जो वो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़ा नाराज हो गया कि पुतिन साहब इधर आए, अब बासमती चावल पे भी वो लगा रहा है टैरिफ। अब वो चाहता है कि हम F-35 खरीदें। और टाइगर, मैं सच बता देता हूँ, मैंने बहुत से अपने मित्रों से बात की है, मैं बहुत सीनियर हूँ, 52 साल कूटनीति में हो गए, 74 साल की मेरी उम्र है। सब ने ये कहा है हमारे पास कोई ऑफर नहीं आया F-35, सिर्फ मीडिया के ऑफर आते हैं।
तो ये चीज़ें जो है ना डिफेंस मामलों में बड़े ध्यान से करना पड़ता है। इसमें मेगाफ़ोन डिक्लेरेशन हम लोग नहीं करते, ना मेगाफ़ोन डिप्लोमेसी करते हैं। कूटनीति हम बहुत आराम से करते हैं। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जब वो अकेले मिले थे प्राइम मिनिस्टर और व्लादिमीर पुतिन साहब, दोनों अंग्रेज़ी बोलते हैं। और उस समय जो बातचीत हुई है, फिर उसके बारे में आपने जो अनुमान लगाना है वो करिएगा। कुछ ऐसे लोग भी थे आजकल कहने लगे पुतिन आया था, बड़ी सक्सेसफुल थी, लेकिन इसको डिनर पे नहीं बुलाया, उसको बुलाया। ये कहाँ की बातें हैं? हम लोग बात कर रहे हैं दो महाशक्तियों के बीच में। मैं आपको एक चीज बताता हूँ सर, आपका चैनल तो बेमिसाल है, दुनिया भर में कितना मशहूर है। जब भी आप मुझे बुलाते हैं तो मेरा सीना और चौड़ा हो जाता है। कुछ कहना चाहता हूँ कि एक अमेरिका का अखबार है, उसने ये कहा कि इस समय, ये पुतिन साहब के बारे में कह रहे हैं, कि दुनिया की 4 महाशक्तियां जो हैं, उनमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स है, वो बहुत नाराज रहता है पुतिन के साथ। दूसरा चीन है, लोग कहते हैं अरे ये तो कम्युनिस्ट देश है, इसका क्या कहना। लेकिन भारत जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, अगर व्लादिमीरोविच पुतिन वहां आए हैं, इसका मतलब कि अब एक डेमोक्रेटिक देश ने उनको स्वीकार किया। एक चीज आपको और बता देता हूं कि 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं। मेरे एक से बात हो रही थी, उन्होंने कहा देखिए हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने हमसे कहा था कि आप मत कभी कोई संबंध रखिए रूस के साथ। अब आप लोगों ने जो उसको इतनी इज्जत दी है, हमारा हौसला बढ़ गया, शायद हम भी उसको बुलाएंगे। तो इससे जो है ना सर, इसका स्पिन ऑफ इफेक्ट बहुत होता है। तो इसके बारे में मैं एक ही चीज कहूंगा, जलता जमाना है तो जलने दे, पार्टी को यूं ही बेबी चलने दे। पुतिन साहब बहुत खुश थे अपने विजिट पे। आपने देखा होगा कि जब वो गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले गार्ड थे, उससे हाथ मिलाया, फिर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जब गार्ड ऑफ ऑनर हुआ तो हल्के से झुके वो। है सर, कोई बड़ा राष्ट्राध्यक्ष एक सामने खड़ा सिपाही जो वेलकम के लिए खड़ा है, जब इस तरह से सीधे अनायास हाथ आगे चला जाता है, ये किस तरह के सिंबल्स हैं और इसका क्या क्या मतलब होता है डिप्लोमेसी? इसका मतलब सबसे पहले ये है कि वो बड़ा हम्बल आदमी है कि, और मैं जानता हूं सर, मिला हुआ, जब वो मुस्कुराते हैं आप ध्यान से देखिए, हमेशा उनके चेहरे पर ना एक, मैं इसको कहूंगा नॉटी सा स्माइल, एक शैतानी स्माइल होता है उनके चेहरे पर, हल्का सा। और पीएम मोदी को बहुत पसंद करते हैं। कई बार तो हम ये मजाक करते हैं कि कहीं ये भाई होते थे, कहीं बिछड़ तो नहीं गए किसी मेले में, पता करो। इतना प्रेम है दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि सर एक चीज आपको बताता हूं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध कभी ऊपर कभी नीचे, यूरोप के साथ कभी ऊपर कभी नीचे, चीन के साथ नीचे और नीचे और नीचे, रूस के साथ कभी कोई समस्या नहीं हुई है। चाहे सोवियत संघ था, चाहे रशिया था, हमारा सबसे जो कहते हैं रिलायबल पार्टनर रूस रहा है। और पुतिन ने क्या कहा था कि भारत हमारा सबसे ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद पार्टनर है। चीन का नाम नहीं लिया था, उसने भारत का नाम लिया। तो जब दिल मिलते हैं तो फिर जो दुश्मन है ना, उसके दिल कांपते हैं। तो ये आप समझ जाइएगा कि बहुत सक्सेसफुल विजिट था। डिफेंस का कंपोनेंट जरूर है, लेकिन एक ये भी चीज याद रखिएगा, एक जमाना था 80% हमारे डिफेंस इंपोर्ट्स जो थे वो सोवियत संघ या रूस से आते थे, अब कम हो गए। इसलिए नहीं कि हम भूटान से मंगवा रहे हैं या नेपाल से मंगवा रहे हैं या श्रीलंका, इसलिए कि अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहे हैं, हम यहां बना रहे हैं। और रूस ये समझता है, अब अमेरिकन ने मीडिया के जरिए डायरेक्टली ऑफर दिया है, हम 72.2% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। अब इसका क्या मतलब है? जो अंदर की सीटें हैं वो तो मैं भी बना सकता हूँ, जो अंदर का कारपेट है वो तो मैं भी ये 72.2% क्या होता है? उसने सीधी बात कही रूस ने, जो मुझे बताया गया है, देखिए हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, कोड देंगे, और आपको जो मदद चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, वो भी देंगे। बनाएंगे हम ये जहाज भारत में, क्योंकि आप सस्ते बनाओगे, आप अच्छे बनाओगे, और जो दुनिया की डिमांड है वो भारत से एक्सपोर्ट करके, जैसे ब्रह्मोस में हो रहा है, हम उसको मीट कर सकते। आपको पता है कि एक देश ने तो खरीद लिया, दूसरे ने साइन कर दिया एग्रीमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सब लगे हैं कि टाइगर कब दोगे हमको ब्रह्मोस। तो रूस को कोई इतराज नहीं है। हाँ ये है क्योंकि जॉइंट वेंचर है, हम उन्हें बता देते हैं कि भाई ये देश मांग रहा है, तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है? कहते हैं मुझे क्या आपत्ति है, भेज दीजिएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखते हो। अखबार में जो मर्जी पढ़ते रहिए सर, बहुत से, सच बताऊं आपको सर, आप तो देश प्रेमी हैं, मेरे जो दुश्मन बाहर के हैं उनसे निपट सकता हूं सर, जो मेरे देश के अंदर है उनका मैं क्या करूं सर? ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए, और हम उस चुनौती का भी सामना करेंगे। तो मेरा ये मानना है सर कि जो ये विजिट रही है, इसके बहुत अहम मायने एक टाइम, अच्छा विजिट तो होती रहती है ना सर, ये भी आएगा वो भी आएगा। अब देखिए 26 जनवरी को वो यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला पेंडल जो भी उसका नाम है, वो आएगी, उसके साथ एक और आएगा, एक यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष हैं, एक यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं, सब आएंगे।
हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पुतिन साहब आते हैं तो सारी दुनिया खड़े हो जाते हैं, ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है कि उसने दुनिया को साबित कर दिया कि मेरे और भी दोस्त हैं। आप लोग जितने प्रतिबंध मुझ पे लगाने लगाइए, लेकिन आप मेरे साथ धंधा भी करते हैं। ये यूरोपियन यूनियन का दोगलापन है। और एक चीज बड़ी मजेदार है सर, रूस के बारे में फिर बता देता हूं आपको, कि अगर आप नेटो से अमेरिका को हटा दें तो 65 करोड़ नेटो के नागरिक हैं। 65 करोड़ नेटो के नागरिक 35 करोड़ अमेरिकियों से के सामने झुक के कहते हैं भाई हमें 15 करोड़ रूसियों से बचाओ। अरे आपकी अपनी ताकत कहाँ गई? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे, हम हमला करेंगे ये करेंगे। और मेरे को बताया गया, मेरे मित्रों ने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे ग्रुप में, कहते हैं आजकल यूरोपियन यूनियन में बात क्या चल रही है, सुन यार पहले तू हमला कर, क्योंकि फिर रूस तेरे को ठोकेगा, हम देखेंगे कितना। नहीं मैं नहीं करूंगा, पहले तू हमला कर, क्योंकि फिर वो बदला तुझसे लेगा। कोई नहीं करेगा, इनमें दम नहीं है सर। ब्रिटेन की बात करें, 80,000 की फौज है और 500 उसमें से लड़ सकते हैं। बाकियों का जो पेट है वो 90 इंच का है। क्या लड़ेंगे ये लोग? हमारी सेना है, हमारी फौज है जिसमें ये ताकत है। सो दिस विजिट, अगर आप मुझसे पूछेंगे 1 से 10 तक लेकर अगर मैं इसको असेस करूं कितनी कामयाब है, मैं कहूंगा 15। ओके। अच्छा दीपक सर, जब दो राष्ट्राध्यक्ष, मान लीजिए भाई प्राइम मिनिस्टर हाउस में डिनर दिया गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में फिर बताया गया कि 3 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग चली, जिसमें डेलीगेशन नहीं था, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति पुतिन थे और शायद ट्रांसलेटर वगैरह होंगे तो होंगे। जब दो राष्ट्राध्यक्ष इस तरीके से बंद कमरे में मिलते हैं तो फिर क्या क्या डायमेंशंस होते हैं और किन किन चीज़ों पर बात हुई होगी? और बंद कमरे में उसकी डिटेल्स कुछ आती नहीं है। डिप्लोमेसी कभी नहीं में आएंगी जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो फिर इसमें अमेरिका भी है, चीन भी है, पाकिस्तान, यूरोपीय सर। यूनियन इसके अभी अब कह इसके रहे जो थे, मिनट्स इन होते हैं सब ना, तक मिनट्स, क्या मैसेज जाता है? वो मैं लोग बताता क्या हूँ इसके। पढ़ेंगे इसमें? हाँ, इसके जो मिनट्स होते हैं मीटिंग के, ये रखे नहीं जाते, कोई नहीं लिखता है, ना उनके ओके। इंटरप्रेटर लिखते हैं ना हमारे इंटरप्रेटर। और अगर कुछ लिखते भी हैं तो तुरंत उसको जला देते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ये भरोसा होता है। डेलीगेशन लेवल मीटिंग में बातचीत जो होती है उसका हम भी नोट करते हैं, वो भी नोट करते हैं, ये हुआ वो हुआ। लेकिन ये जो पर्सनल मीटिंग हो, मैंने कई बार देखा है सर। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूँ, 4 के अध्यक्ष यहाँ आए थे और जो भी उस समय प्रधानमंत्री थे, 1-on-1 उन्हें कभी हम अकेले में बातचीत करना है। अब अकेले में वो बात करते हैं, अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है, अगर ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। तो ये चीजें बात होती है। और मेरा मानना है कि इनकी जो नींव है वो भरोसा है सर। ये हम डिक्लेयर नहीं करते, ये हमारा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन वो अमेरिका का एक बड़ा अच्छा राष्ट्रपति है आजकल, मैकडोनाल्ड ट्रंप, वो तो हर चीज सोशल मीडिया पे करता है। अगर जाके प्राइम मिनिस्टर उसको बोल दें कि देख भाई मैकडोनाल्ड ट्रंप, ये अच्छा है, तेरे जहाज बड़े अच्छे हैं, F-35, तो हम सोचेंगे। वो एक 5 मिनट में ट्वीट कर देगा, भारत ने कहा है F-35 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जहाज है, जितने मर्जी पैसे लो मैं खरीदने। अरे मैंने ये कहाँ बोला है? और हमने तो प्राइवेटली आपको बोला था, इसीलिए उनके साथ अब प्राइवेटली हम बात नहीं करते। हमारी टेलीफोन कॉन्वर्सेशन होती है, जब वो फोन करता है तो वो अनाउंस करता है कि मैंने ये कहा, हम कुछ नहीं कहते। हाँ जी, मैंने समझौता करा दिया था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और टाइगर क्यों बोलता है ऐसे बार बार? चलिए, हमने यही कहा है कि जो हम जानते हैं हमने डायरेक्टली बात की। अब एक मजेदार चीज देखिए सर, आपने थाईलैंड का नाम सुना होगा, आपने कंबोडिया का नाम सुना। हाँ सर। मैं दोनों देशों को बड़ी अच्छी मैं दोनों देशों को बड़ी मैं दोनों देशों को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं सर। आसियान के देश हैं, आपस में भिड़ गए हैं। मैकडोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि मैंने तो मध्यस्थता करा दी थी। मध्यस्थता तो मलेशिया में इनकी साइन हुई थी, मेरा ख्याल मई के महीने में सिग्नेचर हुए थे, या अक्टूबर में शायद सिग्नेचर हुए थे। तो बोला कि जब मैंने सबको ठीक कर दिया जी, मैं मैकडोनाल्ड ट्रंप हूं, अब मुझे पुरस्कार दो। ले जी, देख लो, गई भैंस पानी में। अब देख लीजिए कहाँ गई उनकी जो मध्यस्थता कराई थी, फिर एक दूसरे को ठोक रहे हैं। फिर देखिए, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक कॉन्गो और रुवांडा दोनों के राष्ट्रपति पहुंच गए थे। एक के प्राइम मिनिस्टर है पॉल कगामे, मेरे बहुत मित्र हैं। दूसरे हैं प्रेसिडेंट सेकेरी, उनको भी जानता हूं, गया हूं कई बार। तो ये दोनों को व्हाइट हाउस में बुलाया, चलिए समझौता करिए, आप बहुत भिड़ रहे हैं। कहा हाँ। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होकर सारे मीडिया, देखा मैंने समझौता करा दिया। तो एक मीडिया बोला, सर अभी कितनी देर हुई है साइन किए? कहता है 10 मिनट पहले। कहता सर अभी 3 मिनट पहले तो फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है वहां पर। तो ये चीजें हैं सर कि दो देशों के बीच में मध्यस्थता करना इतना आसान है, क्योंकि दोनों देश तैयार होने चाहिए टू बी, अंग्रेजी में कहता है टू बी मध्यस्थोफाइड। आप मध्यस्थोफाई होने को तैयार हैं तो मध्यस्थता होगी। अब भारत से कहते हैं कि आप यूक्रेन से बात करिए, रूस से करिए, हमने तो किया था।
और जब वो सर्कस का जोकर जो वहां का राष्ट्रपति है यूक्रेन का, जो पीएम साहब गए थे, तो वो मजाक कर रहा था, ओहो मोदी को शांति की ज्यादा जरूरत है, पुतिन को नहीं है। अब उसको जो फुकाई हो रही है और भ्रष्टाचार के आरोप उस पर लग रहे हैं, अब देखो उसका चेहरा, वो हंसी वसी सब गायब हो गई है। तो और जनवरी में शायद आने भी वाला है। कहते हैं आने वाला है, आप देखिएगा अगर जनवरी तक रहेगा। आपने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का बयान सुना था दोहा डायलॉग में? सुनिएगा, यूट्यूब पे उसने क्या बोला था कि मैं अपनी बड़ी खूबसूरत गर्लफ्रेंड के साथ, नाम भी लिया था, मैं भूल जाता हूँ, मेरी उम्र में गर्लफ्रेंड्स का नाम नहीं रखते, याद नहीं रखते, ना होती हैं हमारी उम्र में। तो उसने कहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोनाको गया था, और मोनाको में सबसे महंगी गाड़ियां बुगाटी है, बहुत महंगी है सर, 100 करोड़ 150 करोड़ की एक गाड़ी है। तो वो जो सबसे महंगी गाड़ियां, चाहे मेबैक है, चाहे ये है, चाहे वो है, चाहे फरारी है, सबके ऊपर यूक्रेनियन नंबर प्लेट थी। ये पैसा कहां से आता है सर? मोनाको में। इसका मतलब ये भ्रष्ट नंबर 1 है। यूरोप पैसे देगा क्योंकि यूरोप बताना चाहता है मैं अभी राहों में हूं, और ये क्या नाम है इसका, बेगिंस्की, ये कहता है लाओ ना पैसा, आधा तो मैं खा जाऊंगा, लाओ 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 और लाओ और लाओ, मेरे लोग मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है। ये अमीर यूक्रेन के जो लोग हैं, जिन्हें ओलिगार्क कहते हैं, ये भाग गए हैं, और जंग कौन लड़ रहा है? वहां के किसान लोग मरते जा रहे हैं सर। मर रहा, हाँ। थैंक यू। हजारों की तादाद में हर रोज मरते हैं, लेकिन उसको क्या फर्क पड़ता है? मैं ये कर दूंगा, वो तो कुछ नहीं करेगा। अब अमेरिका अगर छोड़ के चला गया तेरे को, 2 दिन के अंदर ठप हो जाएगा। और मेरे को लगता है सर कि अमेरिका भी अब तंग आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप वो चला जाएगा, उसके पास और भी गम है जमाने में यूक्रेन के सिवा। तो अभी देखिए ये तक समस्या है, अब वेनेजुएला के पीछे पड़ा, ईरान के पीछे पड़ा, इधर पड़ा, उधर पड़ा, तो अब देखिए आगे क्या क्या होता है। तो मेरा मानना है उथल। एक चीज बहुत शोर शराबा हुआ, आपको बहुत लंबा अनुभव है, जरा समझाइएगा दर्शकों को कि ये जो राष्ट्रपति हाउस में जब डिनर होता है, राजकीय सम्मान के साथ जो डिनर्स होते हैं, उनमें कौन लोग एलिजिबल हैं, और फिर क्या इस तरह की चर्चा होनी चाहिए कि भाई हमको नहीं बुलाया, हमको शादी का कार्ड नहीं भेजा, हम अब बारात में डांस नहीं करेंगे? क्या वो कोई बारात होती है, या फिर मैं आपको सीधा समझा देता हूं सर, लोगों को बुलाया जाता है, और अगर चार किसी को नहीं बुलाया तो आपको नहीं, उसको नाराज नहीं होना चाहिए लगे कि भाई हमको नहीं बुलाया? सर सारा आपने जो मेन इश्यूज थे जब आपको डिस्कस करना था, क्या वहां पे बातचीत हुई, वो तो साइड ट्रैक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सर, 4 देशों में मेरा 6 में से 4 देशों में जहां मैं राजदूत था, तो वहां के नेता, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का क्लिप बहुत वायरल है आपका, आप समझा रहे थे, उस पर एक बहुत सीनियर पत्रकार ने कहा भी कि दीपक जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ये कोई वो थोड़ी है कि हर किसी को कार्ड दे दिया जाए। थैंक यू। तो क्या हुआ था सर, मैं आपको बताता हूँ। ये 4 जो देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए थे, जब मैं 6 में से 4 देशों में जो मैं राजदूत था, तो पहले क्या होता है सर, हम लोग पूछते हैं, या अगर उस देश का राष्ट्रपति आ रहा है, मिसाल के देश ए, वहां का आदमी आ रहा है, तो मैं वहां राजदूत हूं, मेरी सरकार मुझसे कहेगी भाई पता करो कि वो 18 फरवरी को फ्री है कि नहीं, हम उसको बुलाना चाहते हैं। फिर मैं उसके प्रोटोकॉल राष्ट्रपति से मैं नहीं मिल पाता सीधा, कोई कहता है मैं तो सीधा चला जाता हूँ, बकवास करता है। मैं पहले उसके प्रोटोकॉल वाले से पूछूंगा भाई वो फ्री है कि नहीं। फिर 2-3 दिन में जो हाँ कह रहे हैं मैं फ्री हूँ, मैंने कहा अगर फ्री हैं तो क्या वो भारत आने के लिए तैयार हैं? तो कहते अरे बिल्कुल, वो तो कहते मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं 18-19 2 दिन रहूंगा। फिर मैं वो दिल्ली को कहता हूँ भाई वो इन दिनों में आने को तैयार है। फिर दिल्ली से फॉर्मल इन्विटेशन आता है, फिर हम उसको कहते हैं कि भाई अच्छा बैठिए मेरे साथ, प्रोग्राम 1 2 3 4 5, वो आएगा सीधा राजघाट जाएगा, फिर ये करेगा, फिर इनसे मिलेगा, फिर बिजनेस मीटिंग होगी, फिर ये आजकल बिजनेस मीटिंग्स पे बहुत फोकस होता है, ये चीजें होंगी। और फिर रात को उसके लिए एक भोजन होगा हमारे प्रेसिडेंट के घर में, जिसे हम राष्ट्रपति भवन के, क्योंकि ये भी राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। कहते वेरी गुड वेरी गुड। तो मैंने कहा देखिए हम इन लोगों को बुलाना चाहते हैं, हमारे राजदूत वहां पे जो है उनको बुलाया जाएगा, आपके राजदूत को, इनको कुछ गवर्नर्स आएंगे, कुछ मिनिस्टर्स आएंगे। अब आप ये बताइए कि इसमें से आपको कोई आपत्ति है, और फिर दूसरा आप किन किन से मिलना चाहते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं सर, सुषमा स्वराज जब होती थी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एक देश के राष्ट्रपति ने मुझसे कहा था जब मैं वहां पे राजदूत था, उसने कहा देखिए मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, हम किसी मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में मिले थे तो मैं उनसे मिलना चाहता हूं। हमने कहा बिल्कुल सर, हम लोगों ने मैडम सुषमा स्वराज को मैसेज दिया कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप उन पे कॉल करिए। वो राष्ट्रपति उन पे कॉल नहीं करेगा, वो तो राष्ट्रपति है ना। तो वो मैडम सुषमा स्वराज उनके होटल में मिलने गए, बड़ा अच्छा लगा। इस बार क्या हुआ सर, जब हम लिस्ट देते हैं, अच्छा पीछे वो कनाडा का एक बेवकूफ था, आपको याद होगा, वो डस्टबिन ट्रूडो, तो हमारे जो प्रधानमंत्री वहां जा रहे थे उसने कहा मैं डिनर करूंगा। हमने कहा लिस्ट दिखाओ, क्योंकि हमको मालूम था चर्चिया है, भरोसा नहीं है। तो 3-4 खालिस्तानी उसमें थे। हमने कहा सॉरी, हमारे प्रधानमंत्री नहीं आएंगे आपके डिनर पे, अगर इनको बुलाना है तो आप खुद करिए। प्राइम मिनिस्टर का
आपको पता है कि कनाडा का एक बड़ा बेवकूफ प्राइम मिनिस्टर था, वो डस्टबिन ट्रूडो। आजकल तो कर्मा ने उसको पकड़ लिया, आजकल किसी एक्टर लेडी के साथ घूमता रहता है, पत्नियां तो सारी भाग गई उसकी। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आ रही है। तो फिर क्या होता है सर कि हमने कहा कि सवाल ही पैदा होता है, इन लोगों को बुला रहे हो तो नहीं जाएंगे। अब क्या होता है सर, तो हम जब लिस्ट भेजते हैं, भाई वो हमारा मेहमान है, तो उसको कहते हैं कि भाई ये लोगों को हम बुला रहे हैं। कई बार वो कहते हैं भाई सोच लीजिए अगर इनको नहीं बुलाना है, ये मेरे देश की बड़ी आलोचना करते हैं। तो हमने कहा कि ओके सर, हम लोग देखते हैं, हम लोग सबमिट करेंगे अपने राष्ट्रपति को। जब आपके संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं कि ठीक है सर, वो कह रहे हैं कि इनको ना बुलाएं तो नहीं बुलाते। अल्टीमेटली सर, जब फंक्शन हो रहा है तो डिसीजन तो राष्ट्रपति का है, बिल्कुल बिल्कुल होस्ट बिल्कुल। तो राष्ट्रपति हैं। अब नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया। सर मेरे साथ भी हुआ है, मैं राजदूत रहा हूँ, वहां के लोग आते हैं, फिर लिमिट होता है सीटिंग का। तो मुझसे कहा गया, मेरे मंत्रालय के जो प्रोटोकॉल ऑफिसर है, फोन करके एम्बेसडर साहब सॉरी, बिल्कुल फुल है सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है वहाँ के, जो विदेश लीडर आ रहे हैं विदेशी, वो कह रहे हैं कि उनको बुलाओ, तो क्या आप ड्रॉप आउट करेंगे? मैंने कहा मुझे क्या दिक्कत पड़ती है, मैं बड़ी खुशी से उनको ले आऊंगा, और बाहर आप मुझे किसी दूसरे कमरे में भोजन खिला दिए, ना भी मतलब खिलाइए तो मैं घर जाती दीपक सर, आप ये कह रहे हैं ये कोई बारात नहीं है कि 2 4 10 लोगों को एडजस्ट कर देंगे कि चलिए बस में ठूस देंगे, कोई बात नहीं। ये बेसिकली जो गेस्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं उनकी पसंद या नापसंद पर निर्भर करता है कि किसी स्टेट डिनर में कौन होगा और कौन नहीं। ये 100% आपने सही कहा है कि हम फैसला करेंगे उनसे कंसल्ट करके। और अगर वो कहे कि इसको मत बुलाइए, मैं कौन होता हूं कहने वाला कि बुलाऊंगा, मैं जरूर बुला। सर मैं एक छोटी सी कहानी और बता देता हूं, एंड देन टाइम की आपके पास एक छोटा सा सवाल लूंगा, इसके बाद फिर खत्म कर देंगे। जी, मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं। मैं एक डिनर पे बैठा, लंच पे बैठा हुआ था प्राइम मिनिस्टर के घर पे, बहुत साल की बात है। तो एक मंत्री भी मेरे साथ बैठे थे, भारत के, हिंदी बोलते थे। जो हमारे अतिथि थे सामने बैठे हुए महिला, और वो फ्रेंच बोलती थी, तो मैं अनुवाद कर रहा, मैं फ्रेंच फ्लुएंटली बोलता हूँ। तो ये मंत्री हिंदी में कहने लगे कि हमारे देश में तो हम महिलाओं को अपने घर में रखते हैं, वो खाना बनाती हैं, हम इतना प्रोत्साहित नहीं करते। अब मैं क्या बोलूं उस महिला मंत्री को जो सामने बैठी हुई है, शायद प्रधानमंत्री थी क्या। तो फिर मुझे अनुवाद करना, मैंने कहा वो कह रहे हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे देश में भी हम महिलाओं को बहुत अच्छा स्थान देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा बोलूंगा कि घर में रखते हैं भोजन बनाने के लिए, तो उनको पता नहीं थे क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें हमारी जिंदगी में हो जाती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा सर कि ये डिसीजन जो हमने लिया है, ये सोच समझ के लिया है, वहां के लोगों ने कहा है, हमारे लोगों ने कहा है, राष्ट्रपति ने अप्रूव किया। बाकी अगर आपको तकलीफ है, उनको तकलीफ ये थी कि इस व्यक्ति को क्यों बुलाया जो मेरा एमपी है और मुझे नहीं बुलाया, तो चलिए अगली बार उस एमपी को भी नहीं बुलाएंगे। अगर यही तकलीफ है तो साफ बोलो, वही तो कह तो रहे हैं, उसको क्यों बुलाया, उसको क्यों बुलाया, एक्सेट्रा। अरे नहीं बुलाएंगे यार, ये मेरे घर में है, मेरा डिनर है, मैं फैसला करूंगा, बुला लिया तो बुला लिया। करिए, इसको हम कहते हैं एक प्याले के अंदर तूफान। जी। अच्छा दीपक सर, एक छोटी सी चीज, पाकिस्तान को लेकर और पाकिस्तान के अंदर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और काम बाकी चीज़ों को लेकर एक फिल्म आई है धुरंधर, उसको लेकर आपका टेक क्या है? दूसरा, असीम मुनीर को एक्सटेंशन मिला है और कितने समय का है? अनलिमिटेड है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा अमेंडमेंट किया गया है। इन दोनों ही चीज़ों पर आपका टेक क्या है? ये फिल्म मैंने देखी नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है इसके बारे में तो देखिए, तो लगता है कि थोड़ी आर्टिस्टिक लिबर्टी जो लोग लेते हैं वो हमेशा लेते हैं, वो हमेशा सच्चाई का बयान नहीं करते, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के पेश करते हैं। दूसरा, ये जो पिंजरे वाली मुनरिया है, क्या नाम बताया, फूल मार्शल जो है वहां का, मुन्नी भाई, वो जो मर्जी करे। सर अभी तो सिर्फ आपने फॉर्मलाइज कर दिया है, इन रियलिटी तो फौज को पूछे बिना पाकिस्तान का राष्ट्रपति तो बाथरूम भी नहीं जा सकता, या प्रधानमंत्री, वो तो पूछ के जाता है भाई बहुत जोर का प्रेशर है, मैं चला जाऊं कि नहीं। बाकी बकवास वो बहुत करते हैं। तो मेरा मानना है सर, एक बहुत साल पहले एक पाकिस्तान आर्मी चीफ थे, उनका नाम था फूल मार्शल अयूब खान। वो 65 की जंग के बाद अपने आप को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। तो इस बेवकूफ ने भी यही किया। एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनका नाम था जॉन बाप्टिस्ट लाकार, मैं फ्रांस में पढ़ा हूँ। उसके बाद वो एक कहता था, बड़ी मशहूर कहावत है, जितना बदलता है उतना वही रहता है, द मोर इट चेंजेस द मोर इट इज द सेम। तो उस वक्त जो हुआ था, हारने के बाद फील्ड मार्शल बन गया, इस बार भी वही हो रहा है। अब ये कितने साल रहेगा, क्या फर्क पड़ता है सर, ये तो 500 साल रहना चाहता है। अब वो बांग्लादेश का जो बेवकूफ है मोहम्मद यूसुफ खान, वो भी कहता है मैं तो 800 साल तक चीफ एडवाइजर रहूंगा। और टाइगर 90 साल की तेरी उम्र हो गई है, 3-4 साल में तू दफा हो जाएगा, भगवान के पास जा। नहीं जी, मैं तो जिंदा रहूंगा, मेरी रूह भटकती रहेगी। ये बेवकूफ लोग हैं। मेरा मानना है सर कि फौज के अंदर से ही पिंजरे वाली मुनरिया के अगेंस्ट मुखालफत होगी और इसको मार देंगे सर, आप देखते जाइएगा।
बहुत शुक्रिया दीपक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चहकते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इतने सारे फैंस आपके हमारे चैनल पे आते हैं, हर व्यक्ति, कईयों ने तो ऐसे कह दिया भाई साहब जब दीपक सर बोलें बीच में मत टोका करो, तो आज मैंने आपको टोका भी तो नहीं। मुझे मैं ऐसा करता हूँ सर, मैं आपको इतना पसंद करता हूँ, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, और वो भी हम मैं करेंगे प्रो बोनो बेसिस पे। मैंने आज आपको इसलिए टोका नहीं है, लोग आके गाली देते हैं मुझे फिर कि दीपक कोई नहीं सर गाली बोले देता, हाँ। मैं तारीफ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इज्जत धन्यवाद दी सर, आपने, जय बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सर, थैंक यू, जी थैंक यू बहुत। सर। नमस्कार सर।